चलिए, दिन भर का अपडेट ले लिया, अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया भर के देश सकते में हैं, लेकिन ट्रंप का यह टैरिफ रूपी हथियार क्या अमेरिका पर ही भारी पड़ने लगा है? क्या अमेरिका को मंदी की आशंका और बढ़ती महंगाई का डर सताने लगा है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद ट्रंप भी अमेरिका में बड़े बदलाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मंदी की आशंका से इनकार भी नहीं कर रहे। तो आखिर इसके क्या मायने हैं? ट्रंप का टैरिफ वॉर दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा? ये अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए और भारत के लिए इसमें क्या संकेत छिपे हुए हैं? बहुत ही विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फटाफट लौट लो। अमेरिका को आगे ले जाने की ट्रंप की मुहिम, एक के बाद एक आर्थिक मामलों से जुड़े ताबड़तोड़ बड़े फैसले। ट्रंप के टैरिफ वॉर का ग्लोबल टेरर, ये महज ट्रंप की आर्थिक नीतियों का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ ऐसे अहम फैसले हैं जो अमेरिकी आर्थिक नीतियों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। लेकिन एक तरफ ट्रंप हैं जो अपने फैसलों पर अड़े हुए हैं। दरअसल ये फैसले विश्व आर्थिक मंच और अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर भारी भी पड़ रहे हैं। खासकर ट्रंप के टैरिफ वॉर ने दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है। यहाँ तक कि वैश्विक आर्थिक हालात के बीच अनिश्चितता के दौर के पैदा होने की आशंका सताने लगी है। खुद ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरने को तैयार है और बदलाव के चलते अमेरिका में अनिश्चितता के बादल घिर सकते हैं। संकेत तो साफ है कि ट्रंप भले ही ग्रेट अमेरिका के स्लोगन को बैसाखी बनाकर ग्लोबल बाजार में अमेरिका की साख को सर्वोच्च पर रखना चाहते हैं, साथ ही ट्रंप अपने फैसलों के चलते आने वाले दिनों में आर्थिक मंदी की आशंका से भी इनकार नहीं करते दिख रहे। ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसले फिलहाल तो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में हलचल पैदा किए हुए हैं। इससे अमेरिकी बाजार भी अछूते नहीं हैं। पिछले कई दिनों से अमेरिकी बाजार लगातार बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। दरअसल मंदी की आशंका को देखते हुए निवेशक चौतरफा बिकवाली कर रहे हैं। अकेले बीते दिन की बात करें तो वॉल स्ट्रीट पर जबरदस्त दबाव देखने को मिला, जिसका नतीजा ये रहा कि डाउ में जहां 900 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली, वहीं नेस्डेक भी इससे बच नहीं सका और इसमें करीब 725 अंकों की बड़ी टूट देखने को मिली। गिरावट के ये आंकड़े इसलिए डरावने हैं क्योंकि डाउ जहां अपने 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है, तो नेस्डेक भी 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं डाउ में 2022 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी बाजार में मचे इस कोहराम को स्टॉक के तौर पर देखें तो टेस्ला 15% टूटा, जो कि टेस्ला में सितंबर 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट रही। वहीं एप्पल, मेटा और एनवीडिया भी 5% नीचे बंद हुए, जबकि माइक्रो स्ट्रेटेजी 17% लुढ़का तो रेडिट ने 20% का गोता लगाया। क्रिप्टो मार्केट भी इस गिरावट से खुद को बचा न सका और हाल ये रहा कि बिटकॉइन $79,000 के नीचे फिसल गया। जाहिर है अमेरिकी बाजार की इस गिरावट का सीधा असर भारत सहित तमाम एशियाई और यूरोपीय बाजारों पर भी पड़ा। तो क्या माने, ट्रंप मान जाएंगे, अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर थोड़े मुलायम होंगे, या फिर अमेरिका में एक बड़े बदलाव की दुहाई देकर अपने फैसलों पर अड़े रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भी जानकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अनुराग सिंह साहब, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल यूएस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग सर आपका भी हमारे शो पर। बग्गा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। और देखिए अभी ब्रेकिंग भी आ गई है कि ट्रंप मान नहीं रहे हैं, कनाडा पर टैरिफ बढ़ाएंगे। कनाडा के स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी है, 50% तक टैरिफ बढ़ाने की तैयारी है। और उसके बाद से डाउ का बुरा हाल है। ये फिलहाल लेटेस्ट अपडेट्स हैं और इसके बैकग्राउंड में है
स्टॉक मार्केट और वहाँ के जीडीपी का हाल सर। S&P 500, नैस्डैक, इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंडेक्स मेरे ख्याल से लोवेस्ट है इस वक्त 2020 के बाद से। और जीडीपी भी देखें तो Q4 2024 का जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव था 0.5 -0.4 इनफैक्ट, एंड Q1 2025 जीडीपी ग्रोथ जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स हैं 0.6% नेगेटिव सर। क्या यूएस में मंदी आ चुकी है सर? आ चुकी है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्या हुआ, दिसंबर जनवरी में बहुत जबरदस्त इंपोर्ट्स आए टैरिफ को ब्रेक करने के लिए, टैरिफ से पहले पहुंचाने के लिए माल चाइनीज कंपनियां बाकी देशों से बहुत जबरदस्त इंपोर्ट आए। तो जो पहली तिमाही का नंबर आ रहा है उसमें एक्सपोर्ट्स जो है, नेट एक्सपोर्ट्स है, वो बहुत बड़ा एक नेगेटिव है, -3.5 का नेगेटिव है। तो वो डोमेस्टिक जो जीडीपी है उस पे हावी हो रहा है। तो ये कहना मुश्किल है कि मंदी ऑलरेडी आ चुकी है। सोच में काफी घबराहट है। तो देखिए मार्केट में जब रिस्क होता है, रिस्क को आप डाइवर्सिफाई अवे कर सकते हैं, आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड पोर्टफोलियो बना के उसको मैनेज कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी जो है, जो कि पॉलिसी बेस्ड है और जो पॉलिसी घंटों में बदल जाती है, एक सिग्नेचर से पॉलिसी बन जाती है और एक सोशल मीडिया के पोस्ट से पॉलिसी फिर से बदल जाती है। एक बारी टैरिफ लगाए जाते हैं, फिर रोल बैक किए जाते हैं, फिर टैरिफ लगाए जाते हैं, फिर चेतावनी दी जाती है। तो मार्केट ये सोच के चल रहा था कि पहले टर्म की तरह ट्रंप का पॉलिसी क्या है कि पहले आप थ्रेटन करिए, फिर आप नेगोशिएट करिए और फिर जाके जो पहले कहा था उससे बहुत कम एक्शन आएगा। तो शॉक एंड ऑफ का स्ट्रैटेजी सोच के मार्केट चल रहा था। दूसरी बात थी, सबको लग रहा था ट्रंप अपना रिपोर्ट कार्ड कैसे देखते हैं, स्टॉक मार्केट के लेवल से देखते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड। ये दोनों बातें दीपक जी इस बारी चले गए। अब एक बात यह है कि उन्होंने कहा कि चाइना 100 साल का प्लानिंग करता है, हमें भी करनी चाहिए। उनके जो जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, बेसेंट जो हैं, उनके वित्त मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, उन्होंने वीकेंड पे कहा कि ये डिटॉक्स का टाइम है। हमारी इकोनॉमी बहुत निर्भर हो गई थी सरकारी खर्चे पे, अब खर्चे प्राइवेट से आने पड़ेंगे, इकोनॉमी का रुख हम बदल रहे हैं। तो ये डिटॉक्स का एक टाइम है। जैसे ड्रग एडिक्ट को डिटॉक्स करते हैं तो बहुत पेन होती है, उस तरह की पेन के लिए तैयार हो जाइए। और जो मार्केट सोच के बैठा था कि अगर मार्केट गिरेगा तो ट्रंप आ जाएंगे घोड़े पे सवार बचाने के लिए, जो ट्रंप पुट कहते हैं, जैसे फेड पुट होता है कि अगर मार्केट गिरता है फेड रेट कट करके आएगा, उसी तरह से ट्रंप पुट लोग सोच के बैठे थे कि पॉलिसी को रिवर्स करेंगे अगर मार्केट तेजी से गिरा। वो ट्रंप पुट नजरअंदाज हो गया है। तो लोग यही सोच रहे हैं कि इस बारी ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो चाह रहे हैं कि एक्चुअल तब्दीली की जाए, उसमें दुश्मन हो या दोस्त सबके ऊपर आप अंकुश लगाएंगे, सबके ऊपर आक्रमण भी करेंगे और टैरिफ्स का, और फिर कुछ नया निकाल के लाएंगे। और अगर एक साल कुछ गड़बड़ भी होती है, हमारे पास 4 साल का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सोच ये है कि इस साल तोड़ो और अगले साल जोड़ना शुरू करेंगे। ऑल राइट सर। तो आप कह रहे हैं कि इन तमाम वजहों से अभी फिलहाल संकेत तो जरूर उस तरफ हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कह देना कि यूएस में मंदी आ चुकी है, ये थोड़ा जल्दबाजी भी हो सकती है। अनुराग जी, आपके पास आऊंगा सर। ट्रंप साहब ने तो इससे मंदी तो नहीं कहा, बट उन्होंने कहा कि एक ट्रांजिशन फेज में है हम लोग, और मान नहीं रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी जो ब्रेकिंग आई है, अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट भी दिख रही है, और उसके पीछे का बड़ा कारण जो कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की बात 50% उन्होंने कही है। तो मान नहीं रहे हैं ट्रंप, एक्सपेक्टेड तो था ही उनसे कि वो मानेंगे नहीं, बट सच में क्या ये ट्रांजिशन फेज है या अभी हम और ज़्यादा खराब होती हुई परिस्थितियां देखेंगे यूएस में? सर, आपका आकलन। सर, आप अनम्यूट हो जाएं अगर। माय बैड। या तो दीपक, आपको, अजय सर को नमस्कार।
और देखिए ये सेकंड पॉइंट पे आने का यही वो होता है कि हम कॉलेजेस में वाइवा एग्जाम में बैठते थे ना, तो 2-3 लोग एक साथ बैठते थे। अब वो जब 2-3 ही बातें होती थी जिनको जो सबको पता होती थी, वो लास्ट में जिसका नंबर आता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि सब कवर हो चुका है, तो उसमें नंबर कम हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, अजय सर ने वैसे कवर कर दिया सारा सिलेबस। देखिए डिटॉक्स की बात मुझे बड़ी पसंद आई, स्कॉट बेसेट ने जिस लिहाज से कही, बेहतरीन बात कही। ट्रम्प पुट, अजय सर ने कहा द एजम्पशन वाज के ट्रम्प मार्केट्स को देखते हैं, वो उनको गिरने नहीं देंगे, और उस बना पर मार्केट जो है वो बढ़ा आगे नवंबर से, राइट। नाउ देयर इज नो ट्रम्प पुट, राइट, सो वी डोंट नो व्हाट ही इज लुकिंग एट। बट मुझे ये समझ आता है दीपक कि, और मुझे मैंने ना बड़ा ध्यान से देखिए दो ही समझदार लोग हैं इसमें। एक तो ट्रम्प तो खैर बातें अपनी करते हैं, बट वो पॉलिटिशियन है तो उनकी पॉलिटिक्स अलग नजर आएगी। लेकिन स्कॉट बेसेंट की बात में मुझे एक बात समझ आई कि उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली हमने इकोनॉमी को ऐसे बिल्ड किया है कि यहाँ पर कैपिटल एफिशिएंसी देखिए यूएस में, और जो जॉब जहाँ सस्ते में होता है वहां कीजिए, कॉर्पोरेट्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कीजिए और अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो कीजिए, सबका भला होगा। अल्टीमेटली इससे हुआ क्या है, और मैं ये देखता हूं दीपक यहाँ होते हुए कि वेल्थ इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड होती जा रही है टॉप 10% के हाथ में। अच्छा। वो अमेरिका का सिस्टम नहीं था। अमेरिका का सिस्टम था कि जो मीडियन में आदमी जिसको वेजेस मिलते हैं, और वो आप इंडिया में देख सकते हैं कि जो 50th परसेंटाइल पे जो आदमी है उसके जो वेजेस हैं और टॉप 10 परसेंटाइल के वेजेस में जमीन आसमान का अंतर है। वो अमेरिका का मॉडल नहीं था। तो यहां अगर टॉप 10% में किसी को 120,000 मिलते थे तो मीडियन वाले को भी 60-70 मिल जाते थे, तो वो डबल था, 10 गुना का फर्क नहीं था। लेकिन अब ये गैप बढ़ता जा रहा है। सो उन्होंने एक और बात कही कि टॉप 10% ऑफ द क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ द कंजम्पशन। और ये कुछ हद तक सही है। अगर आप बेसिक फूड एंड फ्यूल का कंजम्पशन हटा दे तो बाकी कंजम्पशन टॉप 10 to 20% ऑफ द क्लास कर रही है। और ये अमेरिका का मॉडल सस्टेनेबल, आई मीन ये सस्टेनेबल है बहुत कंट्रीज में, लेकिन ये जनरल प्रॉस्पेरिटी के लिए ठीक नहीं है। थर्ड, आप ये देखें कि ट्रंप इस बार इलेक्ट हुए तो क्या उनका प्रॉमिस था। उन्होंने जो कोalition बनाया है वो वर्किंग क्लास का कोalition बनाया है, विच मीन्स के और डेमोक्रेट्स हमेशा कॉलेज एजुकेशन की बात करते थे, लेकिन कॉलेज एजुकेशन तो टॉप 10% में खत्म हो जाते हैं अच्छे जॉब्स, उसके बाद तो कॉलेज एजुकेशन की जरूरत होती नहीं है, चाहे हम डिग्रियां ले लें। तो ये जो वर्किंग क्लास का कोalition है, उस लिहाज से अगर वो देख रहे हैं कि हमें एक रीप्लान करना पड़ेगा, और अगर उन वोटर्स का ख्याल रखना है तो इकोनॉमी को सिर्फ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ना हो करके कुछ मैन्युफैक्चरिंग बेस भी देना पड़ेगा जहां पर वर्किंग क्लास काम कर पाए। तो कुल मिला के ये भी मार्केट को अब स्पूक कर रहा है कि ये तो अमेरिका की डायरेक्शन ही बदल गई, विच वॉज के आप कैपिटलिज्म देखिए और एफिशिएंट काम जहां होता है कराइए, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने दीजिए। लेकिन टुडे दैट इज नॉट द केस। तो ये थोड़ा रीथिंक हो रहा है दीपक, इट्स नॉट वेरी इजी। हाउएवर आई कैन टेल यू कि इससे इकोनॉमी में फायदा ही होगा दीपक, क्योंकि अल्टीमेटली एक बहुत अच्छी बात स्कॉट बेसेंट ने कही, मैं उसको कहता हूं। उन्होंने कहा कि ये स्टिमुलस की आदत पड़ गई थी, गवर्नमेंट स्टिमुलस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की लेबर को आदत हो गई थी यूएस में, और हम उस मॉडल से मूव करना चाहते हैं, वो एफिशिएंट नहीं है। तो ये 3-4 बातें हैं दीपक जो मार्केट्स को शॉर्ट रन में स्पूक कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल इकोनॉमी में कोई खतरा है दीपक, क्योंकि किसी के जॉब्स उतने नहीं जा रहे हैं। देखिए आप 4.1 पे अनएम्प्लॉयमेंट है, 4.5 पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो कुल मिला के इकोनॉमी एज लॉन्ग एज जॉब्स होल्ड कर रही है, रिसेशन की कोई जरूरत नहीं है दीपक। बट सर मतलब हाँ, क्रैश नहीं है। बट अनुराग सर ठीक है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर आप कह रहे हैं कि 4.5 तक भी चला जाए, हालांकि 2024 दिसंबर के 3.8 से बढ़कर 4.1 4.2 हो गया है मार्च 2025 में। चलिए 4.5 तक आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रिटेल सेक्टर्स की जॉब है सर, वॉलमार्ट, मैकी, बेस्ट बाय, मतलब 2,500, 1,200, 1,000 और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कह रही है। एक टेम्परेरी ले ऑफ भी हुआ है एक बड़ी कंपनी में। तो वहां पर सर ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आगे शायद यहां से देख के ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात होंगे। तो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इकोनॉमी जो आप कह रहे हैं सर? नहीं, वो दीपक इसलिए है क्योंकि ये जो 3.5% का अनएम्प्लॉयमेंट जो 2019 में अचीव हुआ था, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक था, और ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि लेबर फोर्स भी पहले कम ज्यादा था, अब पार्टिसिपेशन कम हुआ है लेकिन नंबर ऑफ लेबर फोर्स बढ़ा है।
तो ये अब अगर आप उस तमाम इक्वेशन में जाएं तो यूएस भी ये मानता है कि न्यूट्रल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अभी 4, 3.5, 4 के नंबर आने लगे थे, लेकिन 4.5 तक इट इज कंफर्टेबल, राइट? क्योंकि नहीं तो फिर इन्फ्लेशन भागने लगता है। अब अल्टीमेटली देखिए, अब 2 महीने पहले हम इसकी चिंता कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा क्योंकि इन्फ्लेशन परसिस्टेंट है। आज वो इक्वेशन से गायब है। 10 ईयर यील्ड्स बढ़ रहे थे, 4.78 का दरवाजा खटखटा रहे थे, अब 4.2 पर आ गए हैं, विच मीन्स व्हाट, नाउ एवरीबडी इज सर्टेन कि इन्फ्लेशन तो अब वापस खड़ा नहीं होगा। तो इसकी जरूरत थी। एक इसका एग्जांपल दूं दीपक, फेडरल गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट करीब 4.5 ट्रिलियन टैक्स कलेक्ट करती है, $4.5 ट्रिलियन, लेकिन वो खर्च कर रहे हैं 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ये एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है, और ये 6 to 7% ऑफ जीडीपी बनता है, जो कि यूएस जैसे कंट्री और किसी भी कंट्री के लिए कारगर नहीं है। रिजर्व करेंसी डॉलर करके यूएस ने कुछ टाइम चला लिया, बट एवरीबडी नोज दिस नीड्स टू बी कंटेन, और ये बिना क्राइसिस के कंटेन होता नहीं है। तो कुछ हद तक इस पे भी रोक लगेगी दीपक। तो कुल मिला के देखिए, बैलेंस चाहिए होता है इकोनॉमी में। स्टिमुलस देके आप थोड़ा टाइम इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, राइट? ऐसा मेरा मानना है। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। जो मैं कह रहा था कि एक और बड़ी कंपनी, वो मैन्युफैक्चरिंग में फोर्ड और जीएम ने टेम्परेरी ले ऑफ किए हैं 8,500 के वर्कर्स के, शायद कॉस्ट प्रेशर की वजह से। तो उसी को मैं बस ऐड करना चाह रहा था। बग्गा सर, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। हमने वहाँ पे देखा है सर कि जो पब्लिक सेक्टर कट्स भी दिखे हैं, और मेरे ख्याल से फिस्कल ऑस्टेरिटी मेजर्स भी उठाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है 12% कट है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वहाँ पे जो अखबार पढ़ते हैं हम लोग कि जो रोड और ब्रिजेस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शायद बहुत ज़्यादा अटकेंगे, टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन और हेल्थ केयर कट भी हुए हैं। फेडरल ग्रांट्स फॉर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में 5% का रिडक्शन है सर। तो सारे संकेत ऐसे दिख रहे हैं सर कि और वहाँ पे सर जो FIIs हैं उनका भी मार्केट से वो निकल रहे हैं। तो ऐसा यहाँ से प्रतीत होता है कि सिचुएशन बड़ी ग्रिम है वहाँ पे। बट अनुराग सर आश्वस्त हैं, और अभी भी उनकी बहुत प्यारी सी स्माइल आ रही है कि शायद वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि आगे सब ठीक होगा। तो आप सर एसोसिएट कर पा रहे हैं अनुराग सर के साथ? जी दीपक, देखिए, इकोनॉमी काफी बुलंद थी अमेरिका की, तो उसको स्लो डाउन होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि चक्का जाम एकदम से हो जाएगा। अच्छा एक्सेप्शनलिज्म चल रहा था, 2.5-3%। इतनी बड़ी इकोनॉमी को ग्रो करना रियल टर्म्स में तो काफी समृद्ध इकोनॉमी है, इतनी जल्दी वो गिरती नहीं। बट अभी जो हो रहा है, आप इसका अंदाजा लगाएं, यूएस में कितना इंपोर्ट होता है गुड्स का? 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का। अब 3.3 में से 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स आ जाते हैं कनाडा, मेक्सिको और चाइना से। भारत बहुत छोटा, भारत 11वां नंबर भारत का लगता है ट्रेड गैप में, और 75 बिलियन डॉलर का हम गुड्स भेज रहे हैं। हमारा नंबर बहुत देरी से आता है, इतना हम इम्पोर्टेंट नहीं है उधर। 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स पे कुछ ना कुछ टैरिफ लगाने की बात चल रही है। कनाडा पे लग चुके हैं, चाइना पे तो 20% लग गया। अब मेक्सिको और कनाडा को जितने उनके गुड्स थे, पुराने एग्रीमेंट जो ट्रंप ने खुद साइन किया है, USMCA एग्रीमेंट जो है, अमेरिका मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो कहते हैं, वो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम छूट देते हैं। तो 38% चाइनीज गुड्स पे उन्होंने राहत दी है 2 अप्रैल तक। बट आज जिस तरह से उन्होंने डबल कर दिया टैरिफ कनाडा के मेटल्स पे, एल्यूमिनियम और स्टील पे 50% कल से लग जाएगा। कह रहे हैं कि कनाडा की ऑटो कंपनियां मैं बंद करा दूंगा। कनाडा में कोई ऑटो कंपनी है नहीं, अमेरिकन कंपनीज ही हैं जो चलाती हैं। अब वहां पे माल आता है मलेशिया से, वियतनाम से, चीन से भी, उस पर छापा लगता है, या अमेरिकन कंपनी में जाता है या मेक्सिको में जाता है। मेक्सिको में कार बन के अमेरिका में आती है। 3-4 बारी अगर आप घुमाएंगे उस गाड़ी को, और छोटा नंबर नहीं है, 80 लाख अमेरिका में साल की गाड़ियां आती हैं। 80 लाख, 8 मिलियन कार्स आर सोल्ड इन अमेरिका पर एनम। उसके ऊपर आप 25, 50, 75% का टैरिफ लगा देंगे तो इकोनॉमी बैठ जाती है। तो ये प्रॉब्लम है आज, जिस तरह से अमेरिकन कार की कंपनियां भी गिर रही हैं। और अगर आपको फैक्ट्री शिफ्ट करनी है, 3-3.5 बिलियन डॉलर लगते हैं नई फैक्ट्री लगाने में।
3 से 4 साल लगते हैं नई फैक्ट्री बनाने में। ये ठीक है कि आपके लाइन्स हैं, उसको रिपर्पस करके आप कुछ ऑन द मार्जिन बना लेंगे। 80 लाख गाड़ियां बन रही हैं अमेरिका में अभी भी, 80 लाख का आप 1 करोड़ कर लेंगे, बट वो जो 80 लाख बाहर से आ रही है उसका कैपेसिटी बनाना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि अप्रैल 2 तक बन जाएगा। तो ये थोड़ा हास्यात्मक हो गया है जिस तरह से इनकी बातचीत चल रही है, जिस तरह से यूक्रेन के साथ ये पेश आए, रशिया के साथ पेश आए, और अब ये जो टैरिफ पे चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और ये अब तय है, कनाडा ने कोशिश की, वो ओंटारियो के प्रधानमंत्री जो है कनाडा के, आप सोचिए जैसे हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी पे। ट्रंप का अगर आप वो पढ़ें सोशल मीडिया का पोस्ट, उसमें वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, अब मैं 50% लगाता हूं, और अगर तुमने ये अपने डेयरी और फार्म का जो प्रोड्यूस है अमेरिका का, उस पे जो 250% तुम लगाते हो नहीं हटाया, तुम्हारी कारों पे मैं लगाऊंगा। बट कारें तो तुम्हारी कंपनी है, अमेरिकन कंपनीज के ही प्लांट है, कनाडा में कोई कंपनी नहीं है जो कारें बनाती हैं। तो आप तबाही करेंगे तो अपनी कंपनियों की तबाही करेंगे। ये वो जरूर सोचते तो होंगे, समझते होंगे, बट अब पता नहीं कितना ब्रिंकमैनशिप है। बट मैं संक्षेप में सर, बग्गा सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा सर, फिर आगे होगा क्या अगर ट्रंप इतना सब कुछ जानने के बावजूद और पीछे हमने देखा कि कुछ जो फैक्ट्स वो देते हैं तो वो वेरीफाइड नहीं होते। अभी आपने कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री पे बोल रहे हैं कि हम साहब यहाँ क्रैकडाउन करेंगे, पता चला कि अपने ऊपर ही वो एक तरह से अपरोक्ष रूप से क्रैकडाउन कर रहे हैं। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो अगर क्या है सर स्थिति, और अगर ऐसा चलता रहा तो कब तक स्थिति मतलब वो जो उनके सर पे भूत सवार है वो कब शांत होगा? देखिए 1-2 महीने तो लग जाएंगे मार्केट को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने में, क्योंकि इतना न्यूज़ फ्लो है। अब जैसे अमेरिकन फ्यूचर्स थोड़ा रिकवर कर रहे थे, फिर एकदम से ये आ गया 50% कल से लगा रहे हैं, तो कुछ पता नहीं कैसे होगा। अब ये कह रहे हैं जो आप दिखा भी रहे हैं कि शी जिनपिंग से जून में मिलेंगे, फिर बोला कि अप्रैल में मैं चाइना जाऊंगा। तो वो चाहते हैं बड़ा सा करार करें, पहले बहुत दहशत पैदा करें, फिर करार करें। ये ट्रंप 1 का माहौल था दीपक जी। अब ट्रंप 2 में अभी तक वो उस प्लेबुक से नहीं खेले। ऑलराइट सर। अनुराग सर, अगर मैं बग्गा सर के उस पीरियड को लूं जहां पर मार्केट को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो मैं 2 महीना लेके चल रहा हूं, लेकिन 2 महीने में आप कह रहे हैं कि इंटरनली इकोनॉमी को वहां पे स्ट्रेंथन ही होगी, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी में मार्केट वॉलेटिल रिस्क जो बने रहेंगे, और उसका जो एक रिसेशन टेक्निकली अगर ना भी कहें तो भी रिसेशन काइंड ऑफ थिंग का जो स्पिल ओवर दिखेगा सर, वो 2 महीने तक कैसे थामेंगे? अमेरिका में आप लोग कैसे थामेंगे, इन्वेस्टर्स कैसे थामेंगे, हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट होगा या नहीं होगा सर? तो देखिए दीपक, सिंपल, पहले तो मार्केट का मैं आंसर सिंपली कर देता हूं। मेरा तो पर्सनल इन्वेस्टिंग स्टाइल है कि मैं जो ये मौके पे लहरें जो चलती हैं और वो स्टॉक ओवर वैल्यूड होते हैं फ्लेवर ऑफ द मंथ, तो मैं कुछ पोस्ट भी करता हूं। जैसे टेस्ला में मैं कभी भी बिलीव नहीं करता था, उन स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन हो रहा है। बाकी अगर 15-20% होता है तो ठीक है, हमें कोई ये तो है नहीं कि उसमें से कुछ निकाल के हमें कुछ कंज्यूम करना है, तो वो शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो जाएगा, एज लॉन्ग एज आई हैव फेथ कि ये लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है इकोनॉमी, राइट? दैट आई हैव नो डाउट ऑन, राइट? नाउ आई अंडरस्टैंड कि बाय द वे आपने येन कैरी ट्रेड में भी देखा, मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल बहुत लगी रहती है, तो वो अगर जाए तो जाए, वो उनको लॉन्ग शॉर्ट डेली के खेलें तो उनको नुकसान भी होगा। हमें लॉन्ग टर्म से मतलब है, मेरे स्टॉक अगर वैल्यू पर हैं और इकोनॉमी अच्छा करेगी यूएस की, तो हमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सेम आई थिंक इंडिया में भी स्टोरी है कि अगर आपने सही माल खरीदा है सही प्राइस पे और आप लॉन्ग टर्म स्टोरी में टिके हुए हैं तो आप बने रहिए। रोज खेलना है तो आपकी अलग बात है, तो इकोनॉमी इसको बर्दाश्त कर लेगी, राइट, एज लॉन्ग एज डायरेक्शनली इट इज गोइंग राइट। आई कंप्लीटली एग्री विद अजय सर के जहां मेरी सहमति नहीं है ट्रंप साहब से, वो ये है कि ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। आप एक डिसीजन लीजिए, और आज भी ऑयल इंडस्ट्री के कुछ सीईओज ने कहा कि देखिए आप ये पॉलिसी ऐसे नहीं, हम लोग एक पॉलिसी पर काम करते हैं। आपने यूएसएमसीए बनाया 2016 वाली रेजीम में, 17 में जब आए,
उसके बाद अब आप उसी को अंडू कर रहे हैं कि मेक्सिको कनाडा भी हमारा पार्ट नहीं है। तो ऑटो प्लांट्स तो ऐसे नहीं हो सकते। अब जीएम और सब कंपनीज ने 25% प्रोडक्शन वहां आउटसोर्स कर दिया, अब वो उसको वापस लेके आए, कल पता लगे 4 साल बाद फिर गवर्नमेंट बदल गई। सो वी नीड अ कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑन दिस, राइट। बहरहाल, राइट, तो एक तो ये सवाल हुआ, लेकिन मैंने इसमें एक एंगल ऐड किया कि उनको अपना डायस्पोरा पॉलिटिक्स का भी देखना है, तो वो इस बार कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है जो कि इतना आसान नहीं है। दीपक, सॉरी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे दीपक? नो सर, यू प्लीज कंटिन्यू सर। और सो वन मोर थिंग, देखिए करना क्या है, ये कंट्रीज छोटे हैं। देखिए कनाडा, मेक्सिको को यूएस, एक पॉलिसी में चेंज ये हुआ है ना दीपक, के पहले वाली गवर्नमेंट्स क्या करती थी, और ये आपने देखा, ये यूरोप में भी फ्लेवर दिख रहा है आपको, कि यूएस वाज लाइक अ बिग ब्रदर एंड इट यूज्ड टू नॉट काउंट, वो हिसाब नहीं करते थे कि हमने तुम्हें कितना दिया और तुमसे हमें कितना मिल रहा है। अब ये कुछ समय तक चला, लेकिन कुछ स्टेप्स मुझे भी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के पसंद नहीं आए। जैसे एंजेला मर्केल का जो एटीट्यूड ट्रंप सरकार के लिए था, वो जायज नहीं था, और वो उन्होंने चलाया एंड इट वाज नॉट जस्टिफाइड। या इवन जो करंट कीर स्टारमर है, इन्होंने 100 एनालिटिक्स के बंदे भेजे टू हेल्प द डेमोक्रेट्स डिफीट ट्रंप। करंट ट्रूडो गवर्नमेंट का नजरिया हमें पता ही है। व्हाट ट्रंप इज ट्राइंग टू सिग्नल कि अगर आप अमेरिका के एलाइज हैं तो प्लीज आप पॉलिटिकली भी न्यूट्रल रहिए। इफ यू ट्राई एंड प्ले गेम्स, एंड आई थिंक ये जेलेंस्की में भी हमें दिखा, राइट, वो भी एक तरह से चुनाव प्रचार में डेमोक्रेट के उसमें उतरे थे, तो देयर इज अ पॉलिटिकल कॉस्ट टू दैट आल्सो, राइट। तो एक पार्टली आई थिंक ये भी प्ले हो रहा है। तो ही हैज चेंज्ड द पॉलिसी, ही इज सेइंग आई विल फ्लेक्स टू द मैक्स, मैं मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करूंगा फॉर यूएस, आई डोंट हैव इंटेंशन टू बी अ बिग ब्रदर, एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। ऑल राइट सर, तो यानी कि आप दोनों की बात से अगर हम एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करें तो अगले 2 महीने काफ़ी क्रूशियल होंगे, और एक क्लियर पिक्चर मिलना अभी तक के ट्रंप साहब के एटीट्यूड को देखकर, उनकी कार्यशैली को देखकर अगले 2 महीने में कोई पिक्चर साफ हो पाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तब तक सबको झेलना होगा। और हाँ, जैसा अनुराग सर ने कहा कि इकॉनमी और मार्केट पे बहुत ज़्यादा फोकस अभी नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो संकल्प और जो इंटेंशन लेकर ट्रंप चले थे, फिलहाल वो उसी पर आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक रूप से अपनी बातों को मनवाने के लिए और राजनीतिक रूप से अपना एक स्टैंड लेने के लिए मेरा ख्याल है अगले 2 महीने तक और इंतजार करना पड़ेगा दुनिया को। थैंक यू सो मच बग्गा सर, अनुराग सर, वक्त निकालने के लिए सर। थैंक यू सो मच बग्गा सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच अनुराग सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाएंगे, कवर स्टोरी में इतना ही।